न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों में विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद अब बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव में साख बचाने की चुनौती आ गई है। और अभी हाल ही में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों से कहा था, आप याद कीजिए, कि अगर लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसी तरह आगे भी हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आ जाएगा। यह बात सोनिया गांधी ने अपने केंद्रीय समिति की बैठक में की थी, सीपीपी की जो बैठक थी उसमें की थी। और इस बात से साफ समझ में आता है दोस्तों, साफ समझ में आता है कि सोनिया गांधी ने अपने नेताओं को महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार में जो अगले साल दिसंबर में चुनाव होगा, अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होंगे, इन तमाम राज्यों के चुनाव जो होने हैं उन चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए तैयारियां शुरू करने की हिदायत सोनिया गांधी ने दे दी हैं। और इसी तरह दूसरे विपक्षी दलों के नेता या कहें तो इंडिया गठबंधन के नेता भी तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे आज पुणे में उद्धव ठाकरे ने जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ललकारा है उससे लोगों को बाल ठाकरे की याद आ गई है। और इसी तरह कांग्रेस ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनावों के परिणामों में हुई संभावित गड़बड़ी का जिक्र किया है। और इधर राहुल गांधी तो लगातार मोदी सरकार को चुनौती दे ही रहे हैं और रोजाना अलग अलग मुद्दे उनके सामने यानी बीजेपी के सामने खड़े करके राहुल गांधी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। राहुल पर जिस किस्म के हमले हो रहे हैं अब तक बीजेपी सांसदों की तरफ से हुए हैं, उनसे पता चलता है कि राहुल के सवालों का तार्किक जवाब देने की स्थिति में बीजेपी के नेता नहीं होते हैं। इसीलिए निम्न स्तरीय टिप्पणियां बीजेपी के नेता करते हैं, राहुल गांधी पर खासकर। बहरहाल राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अब समझ चुके हैं कि बीजेपी के हमलों का सामना किस तरह करना है और कैसे उन्हें घेरना है। इस बात को विस्तार से समझने के लिए आइए सबसे पहले सुनते हैं उद्धव ठाकरे के भाषण के उस हिस्से को, उस अंश को, जहां पर उद्धव ठाकरे सीधा हमला बोल रहे हैं मोदी सरकार पर और उन मोदी सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। आइए जरा सुन लें क्या कुछ कह रहे हैं यहां पुणे में आज उद्धव ठाकरे। सुनिए। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता, आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं का आम्ही हिंदुत्व सोडू? तो सुन रहे थे आप, मराठी में बोल रहे थे उद्धव ठाकरे, लेकिन यहां अहमद शाह अब्दाली का जिक्र कर रहे थे उद्धव ठाकरे। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर, दरअसल उद्धव ठाकरे ने पुणे में शिव संकल्प जनसभा में आज अपने पिता जैसे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़कर सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से ठाकरे पर औरंगजेब फैन क्लब, जी हां, औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख होने की टिप्पणी का उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया वो आपने अभी सुना मराठी में। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि 1761 में, जी हां, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने ही हराया था। आज अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताकर उद्धव ठाकरे ने सीधे मराठा अस्मिता का सवाल जनता के सामने खड़ा कर दिया है। नवाज शरीफ का जिक्र कर उद्धव ठाकरे ने मोदी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के लिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने कहा था या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, लेकिन मैं किसी भी बदमाश को चुनौती नहीं देता। उद्धव ठाकरे ने सत्ता पक्ष की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि मेरा मतलब है सुसंस्कृत महाराष्ट्र और आप लोग लुटेरे हैं। उद्धव ने यह भी कहा आज
ये तमाम बातें हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो मराठी में कह रहे थे, इसलिए यहां हिंदी में, वरना आपके सामने मराठी का उनका वर्जन जो शुरुआत में रखा, थोड़ा सा उसका हिस्सा पूरा रखता। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि अब लड़ाई हॉल में नहीं होगी बल्कि मैदान में होगी। तो दोस्तों, शिवसेना की राजनीति उग्र तेवर वाली मानी जाती है, आप सब जानते हैं, और आज उद्धव ठाकरे ने उसी की याद अपने कार्यकर्ताओं को दिला दी। यानी महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है इसी साल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मात तो मिली ही है बीजेपी को महाराष्ट्र में, और इसके साथ साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी कब तक उनके साथ रहेंगे इसका ठिकाना अभी नहीं है। और इधर दिल्ली में आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावों में, जो अभी विधानसभा लोकसभा के चुनाव बीते हैं, उन चुनावों में जिस फर्जीवाड़े की बात लगातार हो रही है उसी की तरफ आज कांग्रेस ने ध्यान दिलाया है। आइए सुनते हैं। संदीप दीक्षित पूर्व सांसद हैं, आप जानते हैं दिल्ली के, और शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, और तगड़ी राजनीति जानते हैं ये भी। इन्होंने जो बातें कही हैं वो आंखें खोल देने वाली बातें हैं। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप लोगों ने सबने देखा होगा, वॉइस फॉर डेमोक्रेसी करके एक संस्था है, एक शायद समूह है विशेषज्ञों का, जिन्होंने जो अभी हाल में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उस पर जो वोट पड़े थे और वोट कितने की गिनती हुई, अलग अलग फेजेस में कितना पड़ा, बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस किया, उसका एक बड़े गहन रूप से उन्होंने अध्ययन किया है। और उसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि जो कोई भी आदमी चाहे तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः जो बात वो निकाल कर लाए, जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जितना उन्होंने शुरू में हर फेज में जितना अनाउंस किया, जो शाम को 7 सवा 7 बजे का उनका आता है अनाउंसमेंट, उसके और जो आखिरी फेज में जो फाइनल उन्होंने आंकड़े दिए, उसके बीच में करीबन किसी फेज में 4%, किसी फेज पे 6%, किसी फेज में 8% तक का अंतर है। और मैं एक जो प्रश्न अपने आप से पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं, जहां से मैं इस रिपोर्ट के विश्लेषण की शुरुआत करूंगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन के सर्वे होते हैं तो प्लस माइनस 1%, 1.5% लोग कहते हैं कि अगर इतना अंतर है तो वो वैलिड सर्वे है। उससे ऊपर अगर अंतर जाता है तो इनवैलिड सर्वे हो जाता है या फर्जी सर्वे माना जाता है। अगर उस हिसाब से देखें और हम देखें कि कहे हुए आंकड़े और आखिरी आंकड़ों के बीच में अगर 6% का अंतर है राष्ट्रीय स्तर पर, तो यही तर्क अगर हम आगे उड़ाएं तो क्या सही में ये नतीजे सही थे या नहीं थे, ये अपने में एक सवाल बनता है। इन्होंने जो विश्लेषण किया उसमें कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और फिर देखूंगा कि कुल मिलाकर करीबन 5 करोड़ ऐसे वोट हैं जो बाद में आते हैं। और इसका जब भी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने 7 बजे, सवा 7 बजे, 7:30 बजे जो आंकड़े दिए थे वो प्राथमिक रूप से एकदम सही नहीं थे, अंदाजा था, और उसके कुछ समय बाद जब फाइनल हो जाता है वो हमने पब्लिश किए। ये दूसरी बात है कि पहले फेज में 11 दिन बाद, दूसरे फेज में 6 दिन बाद, और बाकी के फेजेस में 4-4, 5-5 दिन बाद इन्होंने अपने फाइनल आंकड़े दिए। ये तब है जब कस्में खाई जाती हैं कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है, ईवीएम से हर चीज पता चल जाती है। तो बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए, आरोप नहीं बल्कि वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी संस्था जो है उसकी बात यहां रखते हुए, दोस्तों एडीआर आप जानते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के बाद अब वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी संस्था ने लोकसभा चुनाव परिणामों में, यानी लोकसभा चुनाव जो बीते हैं उसके रिजल्ट में 6% के बड़े अंतर की तरफ ध्यान दिलाया है। यानी केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और इससे पहले राहुल गांधी ने ईडी वाला जो ट्वीट कल किया था उससे भी बीजेपी परेशान है कि उसका क्या जवाब दें। तो कुल मिलाकर देश की सियासत में बड़ा उफान उठ चुका है और एनडीए इसमें घिरी हुई नजर आ रही है। क्या बीजेपी इसमें अपना बचाव कर पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। उधर उद्धव ठाकरे को देखिए, राहुल गांधी को देखिए, संदीप दीक्षित जो बात यहां रख रहे हैं उसको देखिए, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, इन सब की बात देखिए, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष
और उसमें भी आने वाले समय में एक उफान दिखाई दे रहा है। वो क्या उफान है? क्या उससे बचाव कर पाएगी बीजेपी? क्या उससे बच पाएगी एनडीए की सरकार? ये सब आज इस चर्चा में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। और उद्धव ठाकरे को लगातार आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने अहमद शाह अब्दाली से जो तुलना की है अमित शाह की, वो भी बहुत यहां दिलचस्प है। और अहमद शाह अब्दाली, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, उसकी कहानी इतिहास में आप लोग पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। लेकिन पानीपत का जिक्र जब आता है तो हरियाणा का जिक्र भी आता है, क्योंकि हरियाणा में इसी साल चुनाव हैं। और हरियाणा में क्या पानीपत की तीसरी लड़ाई होने जा रही है या चौथी लड़ाई कह लें। और खासकर चूंकि 2 बार से वहां बीजेपी की सत्ता है और इस बार भी क्या बीजेपी रिपीट होगी? 5-5 के आंकड़े रहे थे लोकसभा में, यानी बराबरी का आंकड़ा। 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में हरियाणा में, और 10 सीटें हैं लोकसभा की और 90 सीटें हैं विधानसभा की। लेकिन विधानसभा में क्या कुछ होगा? क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, यानी सरकार बीजेपी की चली जाएगी? और ऐसे ही क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? और झारखंड में क्या सत्ता बीजेपी के हाथ नहीं आएगी? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द एनडीए की वर्तमान सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो दिखाई देती है। अगर ले चले सीधे हमारे तमाम साथियों के उनके बीच आते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ चल रहा है देश में, दुनिया में और खासकर देश के अंदर, यह सब कुछ समझेंगे। जरा तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा प्रेम कुमार जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए, आप उद्धव ठाकरे के बयान को भी सुन रहे थे और आप इधर संदीप दीक्षित को भी सुन रहे थे। जरा आपकी पहली प्रतिक्रिया। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथी। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है। और सीधा प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन चलिए प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। आपकी चाय की चुस्की थोड़ी देर बाद प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक? देखिए राजू जी, राजनीति रोज करवट बदल रही है और अब विपक्ष जिस मजबूती के साथ, जिस आक्रामक अंदाज में मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है, वो शायद 10 साल में नहीं हुआ था। क्योंकि उस समय तो एक अकेला सब पर भारी वाला जुमला काम कर रहा था। अब 3 राज्यों के चुनाव हैं आने वाले दिनों में। उद्धव ठाकरे जिस बात को कह रहे हैं वो बात विधानसभा के मद्देनजर ज्यादा है और आत्मविश्वास उनका इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि महाराष्ट्र में एनडीए को बुरी तरीके से शिकस्त दी है महाविकास अघाड़ी ने। वो एक कॉन्फिडेंस है। और अब अक्टूबर में संभवतः महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं। जो अमित शाह ने कराया, ये तो सबको पता है कि ये उनका गुण माना जाता है। वो चाणक्य माने जाते हैं। सरकार गिर जाए, टूट जाए, पार्टियां टूट जाए। यहां शिवसेना 2 भागों में टूटी। शरद पवार की एनसीपी को भी तोड़ दिया गया। कब्जा उनके भतीजे ने किया, एक जगह शिंदे साहब ने किया। लेकिन वो ये चाहते थे कि महाराष्ट्र में विपक्ष की ताकत कमजोर हो जाए। लेकिन हुआ उल्टा कि बीजेपी जो पिछली बार महाराष्ट्र से सीटें जीत करके आई थी, वहां बहुत बुरी हालत में पहुंच गई। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे बीजेपी कमजोर हुई बहुत ज्यादा, और वहीं से वो एक तरह से बैसाखियों पर सरकार बनाने के लिए मजबूर हुई। तो उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, वो खुली चुनौती दे रहे हैं। और इधर सिर्फ अकेले का मामला नहीं, बीजेपी के भीतर से भी चुनौतियां मिलने लगी। आज ही वसुंधरा राजे सिंधिया का बयान है कि जिसमें मद आ जाता है उसका कद अपने आप घट जाता है जी। ये किसका मद और किसके कद की बात हो रही है?
आप चाहें तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इशारा कहां है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता है, वो आपने योगी आदित्यनाथ जी का देखा ही होगा, नमस्कार तक नहीं हो रही है। तो बीजेपी अंदर से भी और बाहर से भी, और इधर जो अलायंस गुट है वो भी कब तक संभाले रहेंगे, या कब तक उनको आप वो बजट देते रहेंगे स्पेशल। तो बिहार और जो आंध्र प्रदेश को अभी मिला है वहां तो सीधा ही खुला हुआ है, वो तो एटीएम समझ करके काम कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी। और जिस दिन बंद हो जाएगा उसी दिन ये सरकार खतरे में पड़ जाएगी। तो अब जो कॉन्फिडेंस आया है विपक्ष में, वो कॉन्फिडेंस उद्धव ठाकरे के शब्दों में दिखाई पड़ रहा है और सीधे तरीके से घेर रहे हैं। वैसे भी महाराष्ट्र बनाम गुजरात की पॉलिटिक्स भी हो रही है वहां पे। महाराष्ट्र से बहुत सारी कंपनियां गुजरात चली गई और गुजरात कैसे गई, क्यों गई, ये भी सबको पता है। तो जो मराठी अस्मिता का सवाल है वो भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अपना बुलंद कर रहे हैं। तो इस वजह से आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किल होने जा रही है। और अगर महाराष्ट्र उनके हाथ से निकलता है तो फिर आधी ताकत रह जाएगी बीजेपी की, क्योंकि वो आर्थिक राजधानी है। और ये साफ दिख रहा है कि अब महाराष्ट्र में सरकार बनाना, दोबारा से आना बीजेपी और महायुति गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी या महायुति की जो सरकार अभी है, छीनी हुई सरकार एमबीए की, उससे अगर अब आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में क्या बीजेपी और शिंदे गुट और अजित पवार गुट महाविकास अघाड़ी से मुकाबला कर पाएंगे? आज जो चुनौती सीधे अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे ने पुणे में दी है, उस चुनौती के क्या मायने हैं और क्या यहां से हम केंद्र की राजनीति पर कोई असर देखेंगे? जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी पहले आपके पास, फिर आता हूं प्रशांत टंडन जी के पास। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति को और वहां से, और उद्धव ठाकरे का बयान, अहमद शाह अब्दाली, इतिहास के पन्ने याद आ गए, 1761 याद आ गया, कैसे देखते हैं? जी जी, शुक्रिया राजीव जी। उद्धव ठाकरे ऐसे भी महाराष्ट्र में जो बीते दिनों लगातार सियासत कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की सियासत में अब उद्धव ठाकरे बनाम किसी का मुकाबला है। एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन एक नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का चेहरा है वहाँ। तो वहाँ हालत यह है कि चूँकि गुजरात बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई लगातार चल रही है, महाराष्ट्र का हिस्सा, यहाँ के टेंडर्स, यहाँ के विकास कार्य जो भी हैं गुजरात की ओर शिफ्ट हुए हैं, वो लोकल परेशानी का सबब है ही। अब दिल्ली से जो संचालन है वो उस ओर इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं। और अहमद शाह अब्दाली से अमित शाह की तुलना करने का मतलब ये है कि बाहरी लोग जिसने आकर के मराठा के अभिमान पर चोट की, इसका सीधा मतलब ये है, जिसके लिए मराठाओं ने कुर्बानी दी। और इस हार पर, जीत और हार अलग विषय है, क्योंकि जीत हार में भी इतिहास में जाएंगे तो जो सहयोगी राजा थे, ये जाट राजा थे राजस्थान से या अवध से जो राजा थे, उन लोगों ने साथ नहीं दिया था और तब ये हार हुई थी। लेकिन उसके वो कारण अलग हैं, लेकिन मूल रूप से जो कारण दिखता है, जिसका जिक्र वो कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो ये कि जिस तरह से छल कपट से हराया था बाहरी लोगों ने, और उस लड़ाई को बहुत बड़ी कुर्बानी देकर के लड़ी थी मराठाओं ने, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार भी रहना होगा। और ये बाहरी बनाम मराठी लड़ाई है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। तो ये चूंकि बातचीत करने के क्रम में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को खटमल तक कह डाला है, तो इसका मतलब ये है कि वो देवेंद्र फडणवीस को देख ही नहीं रहे हैं। वो क्या कर रहा है, कितना खून चूस रहा है, नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए विषय चिंता का विषय नहीं है। हमारी लड़ाई तो सीधे दिल्ली से है, यहाँ पर वो अपनी बात को ले जा रहे हैं।
और महाराष्ट्र जो है एक 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में एक बड़ा चुनाव संग्राम है, जिसमें कि इंडिया गठबंधन अगर जीतता है, जो दिखता है कि जीत सकता है, तो जीतता है तो ये एनडीए के लिए और बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि महाराष्ट्र को अपने काबू में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब से बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन साथ चुनाव लड़ा था, उसके बाद में मुख्यमंत्री नहीं बना सके थे, दोनों के बीच में असहमति हुई थी, फिर राष्ट्रपति शासन लगा था और फिर रातों रात राष्ट्रपति शासन खत्म करके एक ऐसी सरकार की शपथ दिलाई गई थी जो चली नहीं। एनसीपी को तब तोड़ने की कोशिश हुई थी, बाद में वो कोशिश सफल भी रही, एनसीपी को तोड़ भी पाए और इस बीच शिवसेना को भी उन्होंने तोड़ा। ये पूरा जो इतिहास बना है बीते 5 साल में, वो इतिहास वास्तव में मराठाओं के अभिमान पर चोट करने वाला, गुजराती बनाम मराठी या दिल्ली बनाम मराठी इस रूप में दिखा है। और इस राजनीति को थोड़ा सा अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे यानी मराठा का ही इस्तेमाल किया है, ताकि इस भावना से लड़ा जा सके मराठी बनाम दिल्ली ना हो। लेकिन सारी परिस्थितियां ऐसी बनी है कि सब लोगों ने एकनाथ शिंदे को प्यादा माना है या अजित पवार को भी प्यादा माना है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की पोल खुली है, यानी नैतिक रूप से देखें तो उद्धव ठाकरे ने हर लड़ाई को अपने पक्ष में कर दिखाया है और अब जनता की अदालत में उसकी मोहर लगना बाकी है। लोकसभा चुनाव में भी एक तरह से लग चुकी है, क्योंकि ज्यादातर बड़ी संख्या में जीत इंडिया गठबंधन की हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब मोहर लगती है तो फिर उस सरकार की एक तरह से वापसी होगी, जो हक एनडीए ने छीना, उद्धव ठाकरे से जो हक छीना उसकी वापसी होगी। तो इस हिसाब से ये राजनीति महाराष्ट्र के नजरिए से महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र अगर इंडिया गठबंधन के हाथ में आता है तो आपने सही कहा कि देश की आर्थिक राजधानी वाला स्टेट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। इसके साथ साथ और भी स्टेट है, हरियाणा और झारखंड भी है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं। तो इसको देखते हुए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एक सेंटर बनने जा रहा है और उस सेंटर का जो बना है, हम तो ये समझते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है, वैसे महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे झुकने को तैयार नहीं है। कोई मतलब सारी कोशिशें कर ली गई उद्धव ठाकरे को झुकाने के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे मराठाओं के अपमान का बदला लेने के लिए तत्पर है, तैयार है। वो अपने से गद्दारी करने वालों को माफ करने को तैयार नहीं है और जिस तरीके से बीते दौर में उद्धव सरकार को चलने नहीं दिया गया, उनके मंत्रियों को फंसाया गया, जेल में डाला गया, सरकार तोड़ने के बाद भी ये प्रक्रिया चालू रही, ये सारी चीजें हुई हैं। तो उसमें उद्धव ठाकरे को एक शहादत का दर्जा भी उनके लिए जीते जी हासिल है। उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक नजरिए से देखें तो उस चीज को बोलते समय इसीलिए उनकी बातों का वजन जो है बहुत बढ़ जाता है कि कोई भी उद्धव ठाकरे को झुका नहीं सका है। और राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे में एक समानता तो कम से कम दिखती है, वो महाराष्ट्र के लेवल पर और राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर। राहुल गांधी को भी अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है, उसकी भी साजिश चल रही है, आप दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और इसकी कोशिशें दिख भी रही हैं। तो वो कोशिशें भी चल रही हैं और उद्धव ठाकरे को कैसे झटका दिया जाए, कैसे चोट पहुंचाया जाए, इसमें भी अहमद शाह अब्दाली यानी अमित शाह उनके शब्दों में कहें तो लगे हुए हैं। तो यही चुनौती उन्होंने देश के सामने रखी है। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सीधा निशाना जो है साधते हैं अमित शाह पर, देवेंद्र फडणवीस पर और यानी बीजेपी पर, और इधर राहुल गांधी का आप लोग जानते ही हैं। कल मतलब परसों की जो रात थी
और उस रात को राहुल गांधी ने लगभग 2 बजे जो ट्वीट किया था वो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रेम कुमार जी और कह रहे थे, और कल हम लोगों ने इस पे कार्यक्रम भी किया था कि क्या गिरफ्तार करने की, जेल में डालने की, राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारी हो रही है, साजिश रची जा रही है। इस पे 1-1.5 घंटे का हमने कार्यक्रम किया था और आज भी थोड़ा सा उस बात को आगे हम बढ़ाएंगे। लेकिन उसके अलावा क्या महाराष्ट्र की राजनीति या इधर संदीप दीक्षित ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 6% मतों के अंतर को बढ़ा दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं रिजल्ट को प्रभावित किया गया। एक नहीं बल्कि 2 संस्थाएं अगर ऐसी बात कर रही हों, एडीआर के बाद अब वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी भी यही बात कर रही है, यह संस्था भी यही बात कर रही है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, इस सब पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात, प्रशांत टंडन जी, बात यह है कि यहां से खुद को बचाने के चक्कर में एक तरफ तो दिखाई देती है बीजेपी की सरकार या एनडीए सरकार कह लें, लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, या उधर लालू यादव हो, तेजस्वी यादव है, ये सब हमलावर दिखाई देते हैं। एक अलग परिवर्तन नजर आ रहा है 4 जून के बाद से। क्या वो परिवर्तन अब धीरे धीरे सत्ता पक्ष पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होते हुए दिखाई दे रहा है? राजीव जी, पहले जरा महाराष्ट्र की बात करेंगे और फिर जो संदीप दीक्षित ने दिखाया है वो रिपोर्ट भी मेरे पास भी है, वो रिपोर्ट जी, तो इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल रिपोर्ट है, उसके लिए बहुत समय चाहिए और बहुत टेक्निकल भी है, बहुत एकेडमिक और टेक्निकल भी है वो। तो जितना कम शब्दों में जो उसका सार है वो मैं बता दूंगा। वैसे तो संदीप दीक्षित ने बता ही दिया है, लेकिन जो महाराष्ट्र है राजीव जी, जरा महाराष्ट्र की बात हम लोग करें और जरा इमेजिन कीजिए रिजल्ट क्या है, और सबसे जरूरी बात है कि किस माहौल में रिजल्ट आए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है कांग्रेस 13 सीटों के साथ, और 31 सीटें मिली महाविकास आघाड़ी को, एनडीए को मिली 17 सीटें, बीजेपी को 9 सीटें आई हैं। ये बीजेपी को जो 9 सीट आई है महाराष्ट्र से राजीव जी, ये 400 पार के नगाड़े के बाद आई है, ये एग्जिट पोल के बाद आई है। एग्जिट पोल और सर्वे, गोदी मीडिया, हिंदू मुसलमान, 80 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के चुनाव के दौरान, मैं बायोलॉजिकल नहीं अवतार हूं, तमाम इस तरीके की बातें, भैंस चुरा लेंगे, वो मुस्लिम मछली, वो घुसपैठिए, इन सब के माहौल के बीच में बीजेपी को 9 सीटें आई। और अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं कि असेंबली सेगमेंट वाइज कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी को आई है, 288 का सदर है वहां पे, तो उस 288 के सदर में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लोकसभा के चुनाव में जो लीड पोजीशंस हैं वो 150 है। तो मेजॉरिटी तो उनके पास अभी जी, और वो चुनाव तब हो रहे हैं जब कांग्रेस का बैंक अकाउंट सील है, अपोजिशन के ऊपर जो है वो ईडी बैठा हुआ है, पार्टियां तोड़ी गई हैं फार्म हाउस में, सरकारें उजाड़ी गई हैं, ये सब करने के बाद 9 सीटें। तो अब जनता जो है जब विधानसभा में जाएंगे, अब विधानसभा में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 288 में असेंबली सेगमेंट वाइज 150 लीड पोजीशंस हैं असेंबली में महाविकास आघाड़ी की, और जो एनडीए का वहाँ पे है महायुति, उसकी 125 सीटें हैं। इतने ढोल लगाने के बाद अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ब्रांड मोदी काफी डेंट हो चुका है जी। बीजेपी के अंदर तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आरएसएस के भी मैगजीन लिख रही हैं कि
अजीत पवार जो है बोझ है आपके गठबंधन में। अजीत पवार बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, 80 सीटें मांग रहे हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के बीच जनता के में भी एक बात आई है। जनता ने क्या संदेश दिया है लोकसभा के चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव में और रेखांकित होगा और गाढ़ा लिखा जाएगा। जनता का संदेश ये है कि भाई या तो आप काम करके दिखाइए, या आपके वादे ऐसे हो जिन पर यकीन किया जाए। ये मंगलसूत्र, भैंस चुरा लेंगे, ये भाषणबाजी अब नहीं चल सकती। भारत का लोकतंत्र वहां से आगे जा चुका है। अब चुनाव इस पे नहीं जीता जा सकता है कि मणिशंकर अय्यर ने ये कह दिया और चुनाव उलट जाए। अब ये नहीं हो सकता। अब जनता ने ये जनता इतनी एजुकेट हो चुकी है, इतना ज्यादा इस गोदी मीडिया ने अति कर दिया है, तो अब वो हिंदू मुसलमान का असर नहीं है। हिंदू मुसलमान का असर क्या होगा? अब आप देखिए ना कि आप अयोध्या हार गए। अयोध्या की हार के बाद आप महाराष्ट्र जाएंगे, क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बनाना है आपको, हिंदुत्व क्या? तो कहेगा कि भाई पहले वहां तो देखो आप। तो मैं कहने का मतलब ये कि बीजेपी अब बावजूद इसके कि पैसा है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, जिस पे अभी बात करूंगा 2 मिनट में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का मोरल डाउन है जी। और जनता में स्पष्ट तौर पे नाराजगी है। हम लोग खुद वहां पे लोकसभा के इलेक्शन में से हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा, कानों सुना, कोई लिखी पढ़ी बात नहीं। जनता में स्पष्ट रूप से इस बात की नाराजगी है कि पार्टियों की तोड़फोड़ किया। चुनाव आयोग का बहुत गंदा रोल महाराष्ट्र में दिखाई दिया कि आपने चुनाव चिन्ह छीन लिए। जिनको आपने ओरिजिनल पार्टी बनाया एनसीपी की, उसको जनता ने कह दिया कि नकली पार्टी है जी। चुनाव आयोग ने उन्हीं को सिंबल दे दिया था। अब उन्हीं पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वो बोझ है। उनकी लगभग पूरी पार्टी, पुणे जहां पे आज उद्धव ठाकरे थे, वो खिसक के इधर आ चुकी है, वापिस शरद पवार के पास। तो ऐसे सिनेरियो में चुनाव होगा तो चुनाव तो बहुत रोचक होगा, और वो अभी से दिखाई देने लग गया है जी। दूसरी बात कि ये जो एडीआर की रिपोर्ट है या और कोई दूसरे और वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, मैंने इनकी रिपोर्ट पढ़ी राजीव जी। ये 543 जगह पे चुनाव में अभी संदीप दीक्षित तो बता ही रहे थे, लेकिन आप देखिए कि 347 ऐसी सीटें हैं, 347 ऐसी सीटें हैं जहां पे वोट की गिनती ज्यादा हुई है, वोट पड़े कम है जी। ये एक्स्ट्रा वोट कहां से आए? अब डिस्क्रिपेंसी 1 वोट की भी है और 1,13,000 वोट तक की भी है। इतनी बड़ी 10-11% तक की फर्क है। वोट पड़े कितने और गिने कितने गए? प्रशांत जी, 2 स्टेट ओडिशा और आंध्र प्रदेश 12-12% का अंतर है जी। मैं तो एवरेज बता रहा हूं। और दोनों जगह बीजेपी, ओडिशा में बीजेपी का हाल देख लीजिए, और आंध्र प्रदेश में उसका सहयोगी और खुद भी सत्ता में जी। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर वोटों की गिनती में और वोट कितने पड़े हैं उसमें फर्क है। और ये राजीव जी जो मैं संख्या बता रहा हूं, ये ईवीएम वोट है, पोस्टल बैलेट इसमें काउंटेड नहीं है जी।
ये जो एडीआर की रिपोर्ट है ये भी ईवीएम वोट पे आधारित है। पोस्टल बैलेट को इसमें इंक्लूड करेंगे तो जालसाजी और बड़ी हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है और ये 10 दिन 12 दिन का लेट होना बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोगों ने इलेक्शन कवर किए हैं, काउंटिंग कवर की है, काउंटिंग सेंटर्स के अंदर रहे हैं और पोलिंग में रहे हैं, पोलिंग की पूरी प्रोसेस को जानते हैं। वो जो देर होती है राजीव जी, पहला जो तुरंत हमको ऐप में अपडेट मिलता है वो तो ईवीएम का वोट होता है। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर की या पोलिंग ऑफिसर की डायरी में वो लिखता है, वो डायरी को अपडेट करता है। वो जब सब काम अपने खत्म कर लेता है, सील वील लगा लेता है, सब सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है, उसके बाद वो डायरी वाला काम करता है। तो ये काम में हद से हद आप माने कि 24 घंटे की देर हो सकती है जी। कि चलिए सेंटर्स अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, सबको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आने में टाइम लगता है। हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उनको फिजिकली नहीं आना होता है, उनको अपडेट करना होता है, लेकिन हम मान लें कि चलो ये भी है। तो 24 घंटे से ऊपर का अगर इसमें देर हो रही है, इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई ना कोई इनएफिशिएंसी है और इलेक्शन कमीशन ने इस इनएफिशिएंसी को दूर करने का कोई भी सवाल नहीं, कोई भी प्रयास नहीं किया। डे 1 से हम लोग यहाँ पे इसी आप ही के प्रोग्राम में डे 1 से हम लोग इस पे बात रखते रहे, शोर मचाते रहे, सारे हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे अलावा भी तमाम मीडिया भी, तमाम लोग, वकील, पॉलिटिशियंस जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही अगर इतने गंभीर आरोप लगेंगे, और ये कार्यकुशलता के भी आरोप हैं, और ये आरोप सिर्फ कार्यकुशलता या क्षमता के नहीं है, ये इसकी अगर जांच की जाएगी तो इंटेंशनल गलतियां भी होंगी, क्योंकि इस फर्क ने जितने वोट काउंट हुए हैं और जितने वोट गिने गए, जितने वोट पड़े, इसका जो फर्क है, इसने हार जीत के फैसले भी किए हैं। 13 सीटों का तो इसमें ही रिसर्च में आया है 13 सीटों का, तो राजीव जी इस 6 सीटों का तो फर्क इस रिसर्च में है। और अगर इसकी जांच होगी तो रिजल्ट बहुत बड़ा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट का हम लोग जान रहे हैं, जहां पे गड़बड़ी पोस्टल बैलेट, मात्र 48 वोट से जीत दर्ज की और पोस्टल बैलेट था वो जी, वो ईवीएम वोट नहीं था। तो यही मैंने कहा कि अगर पोस्टल बैलेट भी जुड़ेगा और इसमें कोई जांच होगी गंभीरता से, तो ये बड़ी भारी एक जो है लापरवाही नहीं है, ये जो है गड़बड़ी है, ये स्कैम है, ये सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन को अब तो कम से कम सुध लेनी चाहिए कि आप कितने आपको कहा जाए कि आप ठीक से काम करें। ये 21st सेंचुरी के इलेक्शन कमीशन है, जिनके पास सारी बेहतर टेक्नोलॉजी है। तो कुल मिला के राजीव जी, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये सब चीजें जनता के बीच में है और इन सब के साथ जनता को फैसला करना है। बजट में चुनाव अगर आंध्र प्रदेश या बिहार में होते तो शायद इस बजट का असर होता, बाकी तो राज्यों में बजट का क्या असर होगा, उनको बजट में कुछ मिला नहीं। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहता हूं। एक तो हम लोग जो वोट फॉर डेमोक्रेसी है, जो संस्था है वोट फॉर डेमोक्रेसी है, और इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसकी रिपोर्ट भी थी, उसमें भी 79 सीट्स जिस पर बीजेपी की जीत हुई। वोट फॉर डेमोक्रेसी जो है, ये इस संस्था ने भी वही कहा है कि टोटल नेशन वाइड जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें 4.7% का इजाफा किया गया है और जो इंक्रीज हुआ है, और उसमें 5 करोड़ के लगभग वोट बढ़े हैं। 5 करोड़ वोट फॉर डेमोक्रेसी का दावा है कि 5 करोड़ वोट बढ़े हैं, और इसमें से 79 सीट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की जीत हुई है वोट बढ़ने के बाद। वोट बढ़ने के कारण 79 सीट्स, यानी
79 सीट बीजेपी जीत गई। अब कम कर दीजिए 240 में से 79 सीट और देख लीजिए सरकार किसकी बन रही है और कैसे नरेंद्र मोदी इतराते इठलाते हुए जो घूमते हैं वो कहां रहते हैं, आप समझ सकते हैं। तो लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहां ये आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद आज संदीप दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले एडीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली के प्रेस क्लब में, और लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने मात्र और विपक्ष इस पर क्यों नहीं हमलावर हो रहा है, एक सवाल है। ये सवाल विपक्ष के लोगों से जरूर मैं पूछना चाहता हूं कि इसको एक मुहिम की तरह, और इससे पहले कुछ वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट ने इस मसले को चुनाव से पहले उठाया था, लेकिन वहां कुछ जानकारों का कहना था कि ये समय बहुत कम है और इसको अगर 2 साल पहले उठाया जाता तो मसला कुछ आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुका है, आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने वो सब कुछ भी है जिस जो तथ्य हैं उस आधार पे आप दावे पेश कर रहे हैं कि 79 सीट 79 सीट पर बीजेपी सिर्फ इसलिए जीत गई क्योंकि आंकड़ों में हेरफेर किया गया है। और इसके अगर ऐसा है तो आप घेराव क्यों नहीं करते हैं, आप इस आंदोलन को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? एक सवाल है जो हम रखना चाहते हैं विपक्षी दलों के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, हम लोगों के मार्गदर्शक और सैटरडे जुड़ते हैं, श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। गर्ग साहब, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली का जिक्र भी आ रहा है आज इतिहास के पन्नों को पलटकर, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे ने आज तुलना की है अमित शाह से और मराठी अस्मिता का जिक्र किया है, और उसके अलावा उन्होंने खटमल जैसे जीव की तुलना से तुलना जो है वो कर दी देवेंद्र फडणवीस की। चलिए, ये राजनीति में चलता रहता है, लेकिन वहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो इधर दिल्ली की तरफ और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता यहां दिखाई देते हैं, हमलावर दिखाई देते हैं। अब तैयारियां जोरों पर है, आगे आगे अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और सुनने में आ रहा है कि इसी महीने जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि टीम ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में है, चुनाव आयोग की कल से गई हुई है टीम और 8 तारीख तक उनको वापस आना है। उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं कि अब देश की राजनीति में, और जबकि ऐसे आंकड़े भी आ रहे हैं जो आंखें खोलते हैं कि चुनाव में घपले किए गए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संदीप दीक्षित ने किया, एडीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र मैं कर रहा था, इन सब पर पहली आपकी प्रतिक्रिया। मुझे कहा आपने राजीव जी? जी 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 जी, प्लीज आप ही को। जी 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 जी। देखिए, मैं तो ये जो हमारे प्रशांत जी ने जो कहा, मैं थोड़ा सा उस पर एक अपनी राय देना चाहता हूँ। तो प्रशांत जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। वो बात ये कही कि सरकार को कुछ करके दिखाना होगा जनता के लिए। मैं थोड़ा सा ये पूरी की पूरी जो चर्चा है उसमें ये जो मेरा जो अध्ययन है वो थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि ये पूरी प्रॉब्लम क्या है। मोदी जी गुजरात के और अमित शाह भी गुजरात के, और पीएमओ में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गुजरात के हैं। गुजरात में जो सिस्टम रहा है, जो मोदी जी का, शाह साहब ने जो सिस्टम वहाँ 12-13 साल में विकसित किया, या उसके पहले भी थोड़ा सा रहा कि गुजरात के लोगों की सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। आप अगर गुजरात की पॉलिटिक्स का अध्ययन करें तो वहाँ जनता सरकार आधारित नहीं है। मतलब मोदी जी ने वहाँ प्राइवेट एंटरप्राइज ही ज़्यादा अपने आप, मतलब लोग अपने पैरों पर खड़े होकर वहाँ काम करते हैं। सरकार से उनको कोई मदद नहीं चाहिए वेलफेयर के लिए, वो केवल सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं, और ये कि उनको बिजनेस वगैरह में आज़ादी मिले। ये उस कल्चर को लेके दिल्ली पहुंचे हैं, और उस कल्चर में जनता के लिए काम करने का कोई कॉलम नहीं है। तो इसलिए क्या दिक्कत क्या हो गई कि वहाँ के शासकों को जो आदत है कि सरकार, जनता मुक्त सरकार और विपक्ष मुक्त राज्य या भारत, मतलब ये मोदी जी वहाँ से लेके आए गुजरात से कि जनता मुक्त सरकार और विपक्ष मुक्त गुजरात,
और उसको यहाँ आके उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत कर दिया। देखिए ये पूरे 10 साल, ये जो आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, एडीआर की रिपोर्ट का जो जिक्र किया, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का जिक्र किया जी, मैं केवल आपने एक पॉइंट उठाया राजीव जी कि विपक्ष हमलावर क्यों नहीं हो सकता या होना चाहता है। ये 79 सीट्स अगर कम कर दें 240 में से तो 121 सीट्स बचती हैं बीजेपी के पास, और अगर एनडीए की सीटें भी मिला लें, सारी सीटें मिला लें, तो भी बहुमत नहीं बनता है। आप क्या समझते हैं कि ये स्वीकार कर लेंगे, ये सरकार स्वीकार कर लेगी? क्या ये पूरा का पूरा मामला जो इन्होंने प्रशांत जी ने बताया, प्रशांत जी ने थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट भी दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई अच्छा काम भी किया है, तो अब वो एक अलग मुद्दा है। वो क्यों सर्टिफिकेट देना चाहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे बड़ा काम किया है इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर दिया। मतलब इतने बड़े देश में चुनाव करवाया वो एक अलग मुद्दा है, 96 करोड़ वोटर्स को वो किया, 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव करवाया। पर आप अगर ये बता रहे हैं कि 5 करोड़ वोट, 5 करोड़ से थोड़े कम है, 4 करोड़ समथिंग है, वो ज्यादा पड़े, और एक अन्य रिपोर्ट में ये है कि कुछ जगह कम भी पड़े, गिने गए, जितने बताए उससे कम गिने गए, तो जितने बताए वो कम पड़े गए, तो मतलब वो वोट कहाँ गायब हो गए? मतलब कुछ ऐसे इलाकों के गायब हो गए जहां माइनॉरिटी का इलाका है, मान लीजिए कि मान के चलते हैं कि वो एंटी बीजेपी रहे होंगे, और जहां ज्यादा पड़े तो उसके बारे में कई जगह के बारे में कहा गया है कि 4 बजे से 6 बजे तक भारी संख्या में वोट डाले गए योजनाबद्ध तरीके से। और हमको पता है कि विपक्ष के जो लोग थे वो बूथ पर थे ही नहीं, मतलब उनके पास लोग ही नहीं है जो बूथ मैनेज कर सकें, सारा बूथ मैनेजमेंट बीजेपी के पास था। तो इसलिए अब मुद्दा जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष हमलावर क्यों नहीं हो सकता, मेरा ये कहना है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रतीक्षा में है कि आप हमलावर हो जाएं। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव होके एक सरकार को या प्रतिष्ठान को या हुकूमत को कोई ऐसा मौका दे दें कि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए। मेरा ऐसा मानना है, जो जिस तरह से विपक्ष अभी चल रहा है वो बहुत ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये 4 राज्यों के चुनाव निपट जाएं, खासकर, मतलब मैं उसमें जम्मू कश्मीर को थोड़ा कम गिन रहा हूं, पर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड ये निपट जाए। आप देखिएगा कि ये इनके निपटते ही इस सरकार का या इस सरकार में जो लोग हैं उसमें कितना मॉरल डाउन होता है, पहली चीज। और जो संघर्ष आप अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप कल्पना कर लीजिए राजीव जी कि महाराष्ट्र में तलवारें चलने वाली है, गजब की चलने वाली है। हाँ, जो प्रशांत जी सीटें गिना रहे थे, प्रशांत जी अगर एक से एक आंकड़ा और बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कितने खड़े किए और कितने जीते, तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने सबसे कम खड़े किए और सबसे ज्यादा जीते उनके। ये विधानसभा चुनाव में जो विनर होके उभरने वाला है वहां, वो एकनाथ शिंदे उभरने वाला है, मतलब जो बीजेपी नहीं होने वाली है और अजीत पवार भी नहीं होने वाले। और जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है वो तो उसकी तो गजब की मेजोरिटी आने वाली है। जो आपने कहा जिक्र, उद्धव ने जो अहमद शाह अब्दाली का जो जिक्र किया है, जो इन्होंने औरंगजेब फैन क्लब का उनको वो बनाया उद्धव को, और शरद पवार के लिए उपाधि दी कि वो भ्रष्टाचार के सरगना हैं, तो ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में बुरी तरह से इनके ऊपर बूमरैंग कर गई है।
और पूरा का पूरा महाराष्ट्र की बीजेपी के लोग नाराज हैं। आप आश्चर्य करेंगे वहां ये इन्होंने जो कहा, ये तो बीजेपी के जो ये लोग तो कह रहे हैं, मतलब शिवसेना के और शरद पवार के, कि 2-4 कमेंट और करने ऐसी अपने मोदी जी और शाह साहब, तो फिर बीजेपी को चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चुनाव हो जाने दीजिए। तो इनको विपक्ष को आप देख रहे हैं कि संसद में जिस तरह की विपक्ष हमलावर रहा, अभी आपने मतलब एक एक वक्ता को देख लीजिए आपने कभी अश्विनी वैष्णव को इस तरह से गुस्से से मेज थपथपाते हुए नहीं देखा होगा कि वो मतलब उनको वो गौरव गोगोई डिरेलमेंट मिनिस्टर कह रहे हैं। और सुरक्षा कवच को लेके जितना घेरा रेलवे मिनिस्टर को, सारे के सारे मंत्री इस समय कटघरे में हैं और प्रधानमंत्री तो दिख नहीं रहे पार्लियामेंट में, शाह साहब भी नहीं दिख रहे। तो इसलिए मैं थोड़ा ये मानता हूं कि ये विपक्ष जिस तरह से अभी चल रहा है वो अभी ठीक है, अभी हमलावर होने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि सरकार को, क्योंकि ये जो अंडू नहीं कर सकते, ये 79 सीटों को आप वो नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। आप एट बेस्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट में याचिकाएं लगा सकते हैं, जो कि लोग इंडिविजुअली जा रहे हैं कोर्ट में याचिकाएं लगाने के लिए। तो ये 48 सीट्स में भी मामले में कोर्ट में मेरे ख्याल से वो चले गए हैं, जो एग्रीड पार्टी है वो चली गई। 40 पश्चिमी बम्बई का मामला है ये जी, उत्तर पश्चिम, हाँ उत्तर पश्चिम बम्बई का मामला है। तो इसमें काफी जो सोशली एक्टिव लोग थे वो लगे हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तीसरा शीतल वार्ड वगैरह लगे हुए थे इसमें। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा अभी क्या है कि ये सरकार हिली हुई है, पूरी तरह से हिली हुई है। और प्रधानमंत्री जी के नवंबर तक के विदेश यात्राओं के कार्यक्रम हैं। अब एक ही चीज देखना है कि उन्होंने यूक्रेन जाने की जो घोषणा की है वो फलीभूत होती है कि नहीं होती है, क्योंकि वो अगर नहीं होती है तो वो एक हमारी बहुत डिप्लोमेटिक बड़ी हार होगी, क्योंकि हमारी एडवांस टीम तो वहाँ पहुँच गई है यूक्रेन में, जो उस चीज़ पर काम कर रही है। काफ़ी चीज़ें राजीव जी चल रही है। और ये जो राहुल गांधी का जो ट्वीट है जो ईडी के रेड को लेकर है, इसने काफ़ी हलचल पैदा कर दी है। मतलब पूरे के पूरे सरकार के इरादों को या एजेंसीज के इरादे को बहुत एक्सपोज कर दिया है। सरकार इस समय बचाव की मुद्रा में है और आक्रामक दिखना चाहती है। मतलब ये है मुद्दा कि बचाव की मुद्रा में है और आक्रामक दिखना चाहती है। कुल मिलाकर ये चीज जी बिल्कुल, बचाव की मुद्रा में सरकार है लेकिन आक्रामक दिखना चाहती है, एग्रेसिव दिखना चाहती है। और दोनों रोल कैसे एक वक्त एक सरकार दिखाएगी, ये बड़ा दिलचस्प है। और यहीं पर कहीं ना कहीं झुकते हुए गिरते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं और नीली बाल्टी लगानी पड़ती है। खैर आगे बढ़ें और अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझूं कि जो कुछ चल रहा है, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति और इन सब के बीच, अगर महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र करते हैं तो वो 48 वोटों से जीत की का जिक्र भी आ जाता है। और तब एडीआर की रिपोर्ट और वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट भी सामने हम सबके सामने है। ऐसे में आने वाले चुनाव, और जिस पर सोनिया गांधी ने अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री पार्टी, जो उनके जो संसदीय दल के जो नेता हैं उनके साथ जो बैठक उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कह रही हैं कि अभी मौका है और मौके पे आप चौका मारिए, यानी कि जो 4 राज्यों के चुनाव है उसको जीत कर दिखाइए, जीत कर लाइए, और खुद ब खुद ये सरकार गिरती हुई दिखाई देगी। कितना दम है इस बात में, सोनिया गांधी की बात में? और अगर इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो जो बात यहां श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे, जो बात हमारे तमाम साथी कह रहे थे, वो बात और आगे पुष्ट होती हुई दिखाई देती है। अमलेंदु उपाध्याय जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, जो सोनिया गांधी ने कहा, और हम लोग भी उसकी लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से चर्चा कर ही रहे हैं।
और चर्चा यही कर रहे हैं हम लोग भी कि जब ये इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे और उनके परिणाम आएंगे, देश की राजनीति में उस समय आमूलचूल परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। अभी तक जो सूरत हालात दिख रहे हैं राजीव, जो दिख रहा है परिदृश्य दिख रहा है इन चारों राज्यों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। चौथा राज्य हम अगर जम्मू कश्मीर भी जोड़ लेते हैं, जिसको कि अब तो मजबूरी है चूंकि चुनाव कराना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, या हो सकता है कि अभी पहुंच जाए अंतिम समय में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के, अभी वहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। अगर ये भी पहुंच जाता है चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, तब भी मोदी सरकार के लिए एक झटका जबरदस्त तरीके से होगा। और अगर चुनाव कराए भी जाते हैं राजीव जी, तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर तो अपने प्रत्याशी ही खड़े नहीं कर पाई, तो वहाँ किस तरीके से चुनाव होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो 2 राज्य इनमें खासतौर से हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो खैर राष्ट्र से भी बड़ा है चूंकि इसलिए महाराष्ट्र है वो, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, और आज जिस तरीके से उद्धव ठाकरे हमलावर हुए हैं और उन्होंने जो खटबल की संज्ञा दी देवेंद्र फडणवीस को, यानी कि उन्होंने बता दिया कि उनकी लड़ाई जो है वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों से और गुजरातियों से, ये साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिया। राजीव जी, जब शिवसेना बनी और उसका आंदोलन एक तरह से शुरू हुआ, तो वो लुंगीवाला और गुजरातियों के खिलाफ ही सबसे पहले उनकी शुरुआत हुई थी। और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ऐतिहासिक तथ्य ये है कि काफ़ी ज़्यादा झगड़े रहे हैं। इससे पहले भी जो है वो याद दिलाया था उन्होंने, संजय राउत ने, कि वो हमसे लड़ा था आकर औरंगजेब, और दक्षिण में आकर मतलब यहाँ आके लड़ा था और यहाँ आके ख़त्म हो गया, उसकी कब्र जो है वो यहीं है। तो ये जो जिस तरीके से बताया था संजय राउत ने, और आज जो उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है, और इतिहास में अहमद शाह अब्दाली को जिस तरीके से लेकर के निरूपित किया है उन्होंने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेतृत्व को, इससे साफ संकेत है कि अब वहाँ मराठा अस्मिता की लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी। और उद्धव ठाकरे एक तरीके से कहा जाए कि वो आइकन बनकर इंडिया गठबंधन के उभरे हैं। सीटें भले ही वो कम लड़े और कम जीते, मतलब कांग्रेस के मुकाबले यार, लेकिन चेहरा जो है इंडिया गठबंधन का वो उद्धव ठाकरे ही वहाँ अभी नजर आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे उसको लीड करेंगे और पूरा इंडिया गठबंधन उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में एकजुट है। तो सोनिया गांधी ने जो कहा राजीव जी, वो बिल्कुल सही है। और इधर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट से बताती हैं कि किस तरीके से घपले हुए, और अगर ये घपले नहीं हुए होते तो हम समझ सकते हैं कि जैसे अकोला की सीट है, वहाँ जो था वंचित बहुजन अघाड़ी, उसने वो सीट एक तरीके से देखा जाए तो उसने वोटों का डिवीजन करवाया, वो सीट भी वहाँ इंडिया गठबंधन हार गया और ये जीत गया वाइकर जो है बहुत कम वोटों से। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब जो ये रिपोर्ट आई है, इससे ये और संकेत जा रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से वोटों की हेराफेरी हुई है, और ये वोटों की हेराफेरी नहीं हुई होती तो फिर परिदृश्य और भी दूसरा होता देश की राजनीति का। तो अब जो मतदाता राज्य विधानसभा के चुनाव में, उसको ये समझ में आ रहा है कि अब और ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो वोट देना है, ताकि जो गड़बड़ियाँ कर दी गई हैं लोकसभा चुनाव में, इस तरीके की गड़बड़ियाँ अगर विधानसभा के चुनाव में हो तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न जाने पाए। तो अब मतदाता और ज़्यादा उत्साह के साथ निकलेगा। और दूसरा लोगों की समझ में आ गया राजीव जी, हम लोग भी जब चुनाव से पहले चर्चा करते थे तो मन में रहता था यार मोदी जी यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी वाली जो भावना थी वो हम लोगों की तरफ भी थी, और हम लोग भी इसको काफ़ी बात करते थे कि अरे मोदी जी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो निकल गया कि मोदी जी यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी जी अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये अब समझ में लोगों की आ रहा है कि मोदी जी को अब ठीक किया जा सकता है। तो चुनाव में, लोकसभा में जो लोग निकले थे वोट देने, वो मोदी जी को ठीक करने निकले थे, और विधानसभा के चुनाव में जो लोग निकलेंगे वो मोदी जी को एकदम ठीक करने के लिए अब निकलेंगे। तो ये जो सोनिया गांधी ने कहा उसके परिणाम निश्चित तौर पर राजीव जी कहा उन्होंने कि आप लोग एकजुट होकर जाइए, विधानसभा चुनाव जीत कर आइए। तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए भी संदेश दिया कि राज्यों में जिस तरीके से गुटबाजी होती है उस गुटबाजी को आप किनारे रखिए, लक्ष्य अपना बड़ा है, उस बड़े लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए। ये विधानसभा के चुनाव किसी भी हाल में लोकसभा के चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अब इनका महत्व लोकसभा के चुनाव से ज़्यादा बढ़ गया है। और इसलिए बढ़ गया है कि अब ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव परिणाम जो है वो मोदी सरकार का भविष्य तय करेंगे कि मोदी जी 6 महीने के मेहमान हैं या मोदी जी की सरकार ज़्यादा चलनी है। तो ये विधानसभा के चुनाव इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी प्रेम कुमार जी, आपको भी लगता है कि विधानसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में महाराष्ट्र के साथ साथ आप झारखंड को कैसे देखते हैं? झारखंड के में चूंकि इंडिया गठबंधन की आज की तारीख में सरकार है, इसलिए भी समझना चाहता हूं।
जी राजीव जी, देखिए थोड़ी देर पहले श्रवण गर्ग जी बोल रहे थे कि उस चुनाव में जो 3 राज्यों के होने वाले हैं, उसमें अगर हार होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो बहुत बड़ा होगा। लेकिन इसी बात को थोड़ा हम और एक्सप्लोर करके देखें, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा और क्यों होगा। देखिए जो एडीआर की रिपोर्ट है और एक दूसरी रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्टों में जो दिख रहा है, और उससे पहले आम जनता के मन में तो पहले से लग रहा था कि कुछ गोलमाल हुआ है, चुनाव आयोग छुपा रहा है, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। उसकी पुष्टि इन रिपोर्ट से हो रही है कि चुनाव गलत हुए और चुनाव छीना गया, और चुनाव में अब आज जो सत्ता में है वो जबरदस्ती सत्ता में है। लेकिन इस फीलिंग को जो मजबूती देगा वो इन 3 राज्यों का के चुनाव नतीजे अगर ठीक वैसे ही हुए, और उससे भी अगर बीजेपी के लिए खराब हुए, एनडीए गठबंधन के लिए खराब हुए, तो पुष्टि हो जाएगी कि जनता लोकसभा चुनाव में भी इनको हरा चुकी थी। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पर और एग्रेसिवली बीजेपी के अगेंस्ट में काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और बाहर भी। तो भीतर में इसका असर ये होगा कि नितिन गडकरी जैसे नेताओं की बाढ़ आ जाएगी जो चिट्ठी लिख रहे होंगे, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पर कि प्रदेश नेतृत्व पर जिम्मेदारी थोपी जा रही है कि आप चुनाव हारे हैं, तो जिन जिन राज्यों में ऐसा दबाव बनाने की कोशिश की गई है अब तक और लोगों ने मान लिया है, उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां पर माना नहीं है, लड़ाई रस्साकशी चल रही है, तो अब प्रदेश स्तर पर भी विद्रोह होगा कि चुनाव मोदी की गारंटी हारी है, चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा गया था और उस परसेप्शन की हार हुई है, और चुनाव इंडिया गठबंधन की मोहब्बत की दुकान खोलना, संविधान बचाना और उसकी जीत हुई है। तो इस रूप में फर्क पड़ने वाला है इन राज्यों के चुनाव परिणामों का। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल जो होगा ये होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों का भी है, लेकिन उसका वो महत्व नहीं है क्योंकि इन 10 में तो 5 तो समाजवादी पार्टी की अपनी सीट है, तो इसमें वो चीजें टेस्ट नहीं होगी। मेरे ख्याल से टेस्ट होंगी महाराष्ट्र में, हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव में अच्छी टक्कर रही और उसकी चर्चा नहीं होती है, वहां पर भी वोटिंग का देखना पड़ेगा कि कितना गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हमें तो अंदाजा था कि वहां 7-8 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकती है। ये सारी चीजें थी। इस हिसाब से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ जाएगी। और इससे पहले एक बात और बहुत महत्वपूर्ण श्रवण गर्ग जी ने कही, वो ये कि इंडिया गठबंधन इन बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, जैसे एडीआर की रिपोर्ट है उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। देखिए एक तो बात यह होती है कि इस पर रिएक्शन करके सड़क पर उतर जाइए, तब तो वो हो सकता है इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाए, सरकार को मौका मिल जाए कि वो क्रश कर दे आंदोलन को, उस तरफ चला जाए। दूसरा है कि जो दबाव की नीति रणनीति है, जिसे लोकसभा के भीतर एक्सपोज करना, जनता का बहुमत जो जनमत जो बना है उसको और मजबूत करना, और जो खुलासे हो रहे हैं उस खुलासे के आईने में सरकार को ही अंदर से तोड़ देना, डेमोक्रेटिकली तोड़ देना। अगर वो होता है तो मध्यावधि चुनाव करा करके अगर दोबारा सत्ता में आती है तो किसी अराजकता के बगैर एक बड़े नए तरीके से वो इस सरकार को टॉपल किया जा सकेगा, जो ज्यादा लोकतांत्रिक होगा और जनता को लगेगा कि तानाशाही सरकार को हमने लोकतांत्रिक तरीके से खत्म कर दिया। तो इसलिए हम इस चीज का सम्मान भी किया जा सकता है कि आज अपोजिशन जो है उस तरह से एग्रेसिवली और अनडेमोक्रेटिक वे में नहीं आ रहा है विरोध करते हुए, वो डेमोक्रेटिक वे में चल रहा है विरोध करते हुए। तो हमें लगता है कि ये राजनीति बहुत मजबूत तरीके से अपोजिशन चल रहा है। जो सरकार अगले 50 साल तक सत्ता में बने रहने का सपना देख रही थी, उसको अब ये नहीं मालूम कि अगला 50 दिन वो सत्ता में रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे। जी
जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे है कि अगर चुनाव होता है, आप अभी जैसे कह भी रहे थे कि चुनाव हुआ और अगर यहाँ 3 राज्यों में बीजेपी की हार हो जाती है तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की हार हुई थी और यहाँ पर 79 सीट के साथ में बीजेपी ने खेल किया था। लेकिन हम क्या ये गारंटी है कि जो काम लोकसभा चुनाव में हुआ वो काम विधानसभा चुनाव में नहीं होगा? क्या विधानसभा चुनाव में वो सारे खेल नहीं होंगे जो लोकसभा चुनाव में हुए? सवाल है, मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल ये रख रहा हूं कि ये भी हो सकता है क्योंकि उसके दूसरे पहलू भी हैं। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, जरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से डेमोक्रेसी की जो बात है, डेमोक्रेसी में छेद, डेमोक्रेसी का दरकना, डेमोक्रेसी का कमजोर होना, ये सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं है, चुनाव अगर निष्पक्षता के साथ आप नहीं करवाते हैं तो आप इस डेमोक्रेसी को तहस नहस कर चुके हैं। और इसलिए ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट्स हैं, जहां साफ साफ अगर इतनी बड़ी संस्था ये कह रही है कि 79 सीट्स बीजेपी ने धांधली के कारण जीती और एक नहीं बल्कि 2-2 रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कुछ तो बात है। प्रशांत टंडन जी, इसी बात को जरा आगे बढ़ाइए और यहां से आने वाले चुनावों पर जो दूसरा पहलू है उस पर जरा हम लोग और फोकस करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष पे बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी और उनसे पहले गर्ग साहब, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि अगर यही क्रम जारी रहा, जो हमारे साथी भी लगातार चुनाव से पहले भी कहते थे कि और लगातार लिखते रहे हैं कि अगर यही परिस्थिति रही, आप कहीं ना कहीं धांधली करते रहे तो केन प्रकार आप सत्ता पर काबिज हो जाएंगे कल को फिर से, जैसे आज हो गए हैं। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, झारखंड की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की या जम्मू कश्मीर की, वहां भी इसी ढंग से आप काबिज हो जाएंगे। पहले तो गर्ग साहब ने एक आंकड़ा मांगा था, तो वो आंकड़ा मैं बता दूं। देखिए, सबसे बेहतर रिकॉर्ड 2024 में जो रहा वो शिवसेना, वो एनसीपी अजीत पवार का रहा। वो 10 सीटें लड़े, 8 जीत कर आए। नहीं, एनसीपी अजीत पवार नहीं, एनसीपी अजीत पवार नहीं, शरद पवार एनसीपी शरद पवार जो 10 सीटें लड़े और 8 जीत कर आए। शिवसेना शिंदे 15 सीट में 7 सीटें जीती और लगभग वैसे ही रिकॉर्ड जो है वो कांग्रेस का भी है कि 27 सीटें लड़ी और 13 जीत कर आई। बीजेपी का 28 सीटों पे 9 की जीत का है सवाल। तो ये एक आंकड़ा था और वो इन सीटों ने लोकसभा में क्या किया वो मैं बता ही चुका हूँ, वो विधानसभा वाइज किया हुआ मैं बता चुका हूँ। जो सवाल है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब जब चुनाव हो रहे हैं तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पे है। अब वो अंधेरे में तीर नहीं चला रहा है इंडिया गठबंधन। अब उसके पास एक हासिल है, एक रिजल्ट है। उसको मालूम है कि हमारा कौन सा स्ट्रोक काम करता है, क्या चीज हमारी काम की है। जो बच्चा इम्तिहान बैठता है उसको मालूम होता है कि किस सवाल पे नंबर आए हैं, किस जवाब पे नंबर आए हैं। तो इंडिया गठबंधन को अब ये मालूम है। और मैं बाकी जो बता ही चुका हूँ कि मोदी और एनडीए अब इस वक्त वीक विकेट पर है, डिफेंसिव है। और उनका जो सबसे बड़ा कार्ड है, और ये कार्ड कोई आज का कार्ड नहीं है, ये 99 साल पुराना कार्ड है, हिंदू मुसलमान, वो नहीं चल रहा है। अब वो नहीं चल रहा है तो फिर क्या होगा मतलब। तो इस मुश्किल में सरकार है, परफॉर्मेंस का स्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र का मध्य वर्ग उत्तर प्रदेश और बिहार या दिल्ली के मध्य वर्ग से बहुत फर्क है। महाराष्ट्र आंदोलनों की जगह रही है
और उस आंदोलनों के सामाजिक आंदोलनों ने वहां के मध्यवर्ग को भी बनाया है। मराठी जो संस्कृति है, जो मराठी साहित्य है, उसका बड़े पैमाने पर उसका असर है वहां पे। तो और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे, जिसको माना जाता है कि साहब शिक्षा के स्तर पे वो महाराष्ट्र के बराबर नहीं है, केरल से तो बहुत पीछे है, बावजूद उसके उनको भी समझ में आ गया कि सिर्फ 5 किलो राशन से काम नहीं चलता। तो तमाम सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको। और अब मोदी मैजिक जो है वो नहीं है। गोदी मीडिया अब मराठी में तो उतना नहीं है, लेकिन जो भी असर है उसका थोड़ा बहुत, वो अपने बहुत बुरी तरीके से हाथ जला चुका है 400 पार का एग्जिट पोल देकर। तो इन सब के इर्द गिर्द चुनाव होगा, इलेक्शन कमीशन बहुत दबाव में होगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, इस लोकसभा चुनाव में एक नई बात हुई है और जिसका मैं कई जगह पर चश्मदीद भी रहा हूं। नई बात ये हुई है कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक रिश्ता कायम हुआ है, सिनर्जी कायम हुई है कि पोलिंग मैनेज की ट्रेनिंग कैसे हो, पोलिंग बूथ मैनेजमेंट की, काउंटिंग बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कैसे हो। इस चुनाव की बहुत सी लर्निंग है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, फॉर्म 17B, जिसमें मशीन के वोट गिने जाते हैं कि कितने लोगों ने वोट किया। फॉर्म 17A, कितने लोग पोलिंग बूथ में आए। अब इसकी अवेयरनेस पॉलिटिकल पार्टी को थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। जब उन्होंने तैयारी शुरू की तब तक बहुत लेट हो चुका था। तमिलनाडु ने एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल के तौर पे काम सामने आया, तमिलनाडु काम। अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अडॉप्ट किया है जी। अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो इस लोकसभा के चुनाव ने बहुत कुछ सिखाया है। जैसे हम ही आपको नहीं मालूम था कि साहब कोई एक सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टल बैलेट काउंट होता है, उसका कोई ओटीपी जाता है, ओटीपी किसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाता है। ये तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट ने हम लोगों को बताया कि ओटीपी कैंडिडेट के रिश्तेदार के पास चला गया जी। अब आगे आने वाले चुनाव में काउंटिंग में पॉलिटिकल पार्टियां, उनके एजेंट सतर्क होंगे कि भाई ओटीपी किसके पास जा रहा है। बताओ आरएमएन कौन है, आरएमएन मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसका है जी। तो तमाम ये बातें हैं, को लर्निंग भी है। इसलिए चुनाव, विधानसभा के चुनाव में मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, दावा नहीं कर सकता हूँ जिस तरीके का चुनाव आयोग है कि लेवल प्ले फील्ड बनेगी, लेकिन मुश्किल में तो होंगे। सरकार के ऊपर परफॉर्मेंस का इतना दबाव है राजीव जी, जो 2019 और 14 की जीत के बाद नहीं था, कि अब जब हम लोग बात कर रहे हैं नीट के कांड के बाद, जो कि अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ रोज, एनटीए के चीफ हटा दिए गए। कभी सरकार ने किसी को हटाया नहीं था। नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी के चीफ का इस्तीफा हुआ, यूपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया। सबसे क्रेडिबल संस्थान, उनके ऊपर आरोप लगे, वो एक कैसे वो लड़की एक आईएएस बन गई, वो सब हम लोग खबरों में देख ही रहे। कल अचानक बीएसएफ के चीफ हटा दिए गए क्योंकि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। ये तनाव, ये दबाव है जो काम कर रहा है। बिल्कुल, वरना कब इस सरकार ने तो एक एसडीएम तक को नहीं हटाया। तो इस दबाव के साथ सरकार है, और राहुल गांधी अब जो है वो लीडर अपोजिशन है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल आपको पार्लियामेंट में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और वो जनता के बीच में सारे सवाल होंगे जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही। एक करेक्शन बस छोटा सा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 17 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 13 जीत के आई थी, 17 सीटें। तो एक बहुत ही शानदार कांग्रेस का भी यहाँ परफॉर्मेंस था और एनसीपी का भी वैसा ही परफॉर्मेंस था, क्योंकि एनसीपी जो शरद पवार गुट है वो 10 सीटों पर लड़ के 8 सीटें लेके आई थी। तो एनसीपी और इधर कांग्रेस 17 सीटों पर लड़के 13 सीटें लेके आई थी। तो एक बहुत ही शानदार, क्योंकि उससे पहले 2019 में कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट थी। तो 1 सीट कहां और 13 सीटों पे जाना कांग्रेस पार्टी का, ये एक अच्छा आंकड़ा कांग्रेस के लिहाज से, और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां आप रख रहे थे। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। और राहुल गांधी जैसा अपोजिशन का अब लीडर है, और ये बात कल जब आप याद कीजिए संजय राउत ने जो बयान दिया है राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी ने जो आधी रात को ट्वीट किया कल, और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि मेरे घर पर ईडी का रेड पड़ सकता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाय बिस्किट के साथ इंतज़ार करूंगा। ये जो है जाहिर है 2 in 1 को, मेरा 2 में से किसी एक को जो भी कह लें, मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रहा हूं। डायरेक्टर जो हैं ईडी के, उनके लिए लिख रहे हैं कि चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो ये ईडी के डायरेक्टर को, निदेशक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उन्होंने साफ साफ कहा है कि चाय बिस्किट के साथ आपका इंतज़ार कर रहा हूं, दोनों हाथ फैलाकर स्वागत है आपका, आइए। लेकिन चक्रव्यूह पर जो मैंने भाषण दिया है, शायद ये इन दोनों को पसंद नहीं आया, या 2 में से किसी एक को पसंद नहीं आया। यहां से जरा बात आगे बढ़ाएं तो क्या आपको लगता है कि अब जो बात यहां प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें बीएसएफ के चीफ को हटा दिया जाता है, एनटीए के चीफ को हटाया गया, ये सब हम लोगों ने देखा, मतलब एक दबाव दिखाई दे रहा है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे, शायद मुझे जहां ध्यान आ रहा है कि एक दबाव है लेकिन उसको दिखाना भी नहीं है, उसको दिखाना भी नहीं है, और आप उस उत्साह के साथ आप सरकार चला रहे हैं ये भी बताना है आपको। मतलब वो 56 इंची छाती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कितने खोखले हो गए हैं ये साफ अब आपके क्रियाकलापों में झलक रहा है। ऐसे में सरकार चलाना कितना मुश्किल है, जबकि एलओपी बहुत मुश्किल एलओपी मिला है इस सत्ता पक्ष को, बहुत मुश्किल कहा जाए तो, क्योंकि इसकी समीक्षा जितने लोग कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन मिलना नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। कैसे इसकी समीक्षा करेंगे प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, जब से ये सरकार बनी है, पहले तो वो बैसाखियों पर चल रही, 10 साल में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन है, और वो भी राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी पिछले 10 साल से ही उन मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरते रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी रहा हो, जीएसटी हो, किसानों के मुद्दे रहे हो, बेरोजगारी का सवाल रहा हो। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद डायरेक्ट मुकाबला और सामना नरेंद्र मोदी के साथ है। अब नरेंद्र मोदी भाग भी नहीं सकते। अभी तो कई ऐसी समितियां हैं जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन को रहना है, और राहुल गांधी जिस हिम्मत के साथ वो सवाल खड़े कर रहे हैं बिना डरे, चाहे अंबानी और अडानी का सवाल हो या करप्शन का इशू हो, सरकार की तमाम नीतियों के फेलियर के मुद्दे हो, बजट पर जो उन्होंने भाषण दिया है उसी समय को आप याद कर लीजिए कि मिडिल क्लास को किस तरह से खत्म कर दिया इस सरकार ने। इन तमाम मुद्दों की जो उसकी सरगर्मी है, उसकी जो तासीर है, वो ये बताती है कि राहुल गांधी की बात पहुंच रही है लोगों तक। गंभीरता से लोग राहुल गांधी को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। लगातार राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ रही है, और ऐसे में राहुल गांधी पर ईडी के जरिए उनको फंसाने की कोशिश करना, ये राहुल गांधी का ट्वीट था, वो भी रात को 1:52 पर शायद। राहुल गांधी ऐसे भी कोई कभी नॉन सीरियस कभी ट्वीट नहीं करते,
और उसमें ये पूरा उत्साह दिखाना कि हम बाहें खोल करके स्वागत करने के लिए तैयार हैं, चाय बिस्किट मेरी तरफ से आई है, ये बताता है कि कोई बड़ी साजिश चल रही थी राहुल गांधी को रोकने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए। और उसके बाद वो हिम्मत नहीं हुई, फिर बीजेपी का आईटी सेल लगा रहा कि देखिए कहा था क्या था, राहुल गांधी ऐसे ही माहौल बना रहे थे, लेकिन वो चाल नाकामयाब हो गई। और राहुल गांधी लगातार, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर ही है, चाहे वो मुकदमे में पेशी के लिए गए हो, जब सुल्तानपुर गए और लौटे तो किससे मिलते हैं, रामचेत से, वो भी भारत जोड़ो यात्रा से कम नहीं साबित हुई। तो लोगों के दुख दर्द को लगातार साझा करना, उनको समझना, उनके मुद्दों को उठाना, और मैं इसीलिए कहता हूं कि राहुल गांधी का जो रिश्ता है इस देश के साथ, वो दर्द का रिश्ता है। जो बेरोजगारी है इस समय, नौजवान पूरी तरीके से भटक रहा है, परेशान है, मेहनत कर रहा है, लेकिन नौकरियां नहीं। नौकरी निकलती है तो पेपर लीक होता है, अब पेपर लीक के बाद अब दूसरा शुरू हो गया है, वाटर लीक। तो जो लोग पिछले 70 साल का हिसाब मांग रहे थे राजीव जी, वो 1 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी 1 ही साल हुआ है, या 1 साल भी नहीं हुआ पूरा पार्लियामेंट को बने हुए, जहां पानी टपकने लगा है। तो बेरोजगारों के उस मुद्दे को, किसानों के सवाल को, एमएसपी की गारंटी के बाद, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जहां मुश्किल में फंसती है वो है कास्ट इशू या सोशल जस्टिस का इशू। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, लगातार बात कर रहे हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति के जरिए सोशल जस्टिस को डाइवर्ट करना चाहती, उसको डाइल्यूट करना चाहती। जाति की राजनीति तो बीजेपी भी करती है, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। विपक्ष सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ खड़ा हुआ है। तो उस पिच पर बीजेपी का खेलना बहुत मुश्किल है, वहां हिट विकेट होता है। तो ऐसे में जैसे ही उन्होंने कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया, वैसे ही तैयारी शुरू हो गई ईडी की छापेमारी। संजय राउत ने तो और भी गंभीर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी पर और विपक्ष के अन्य लोगों पर हमला हो सकता है। ये दिखाता है कि विपक्ष से और खास करके राहुल गांधी से ये पूरा सत्ता तंत्र किस तरीके से भयभीत है, बौखलाया हुआ है और सामना नहीं कर पा रहा। अभी तो रेल मंत्री की भी टिकट कटनी है जल्दी ही, अगर यही चलता रहा तो। बीएसएफ के चीफ चले गए, यूपीएससी के चीफ चले गए, एनटीए के चीफ चले गए, तो रेल मंत्री साहब कब तक चलेंगे? आजकल उनकी रेल पानी पर दौड़ रही है। एक पिछले 2 महीने में शायद 11 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई है जी। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और ये तो बड़ा इशू है कि रेलवे को आप क्या बेचने के लिए तैयार हैं? जो A1 और A2 की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उनके हाथ में सौंप देना चाहते हैं? और अगर ये सवाल उठता रहा तो मैंने कहा कि रेल मंत्री की भी जल्दी से टिकट कटेगी, वो भी वहीं पहुंचेंगे। ये जो मुद्दा है इस समय के, उस पर सब सरकार फंसी हुई है, घबराई हुई है, और यही वजह है कि वो घेरने की कोशिश कर रही है, किसी भी तरीके से राहुल गांधी का मुंह बंद कराए। जी जी बिल्कुल। गर साहब, क्या राहुल गांधी का मुंह बंद कराने की बात जो कह रहे थे अभी प्रोफेसर रविकांत जी, और राहुल गांधी के उस ट्वीट का जिक्र भी अभी हम लोग कर रहे थे, आपने भी किया और उस ट्वीट को हमने दिखाया भी, इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाएं और क्या राहुल गांधी को यहाँ रास्ते से हटाने की कोशिश, उनके ऊपर दबाव डाल के, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल के, जैसे केजरीवाल और कुछ लोगों को किया गया, ऐसी कोई कोशिश, साजिश दिखाई देती है? क्या कुछ दिखता है यहाँ पे? देखिए, मैंने प्रशांत जी से सवाल किया था और आपने भी जवाब दिया। मेरा पूछना केवल ये था कि जो महायुति है उसमें 3 पार्टियां थी, शिंदे और बीजेपी और अजीत पवार। तो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मैंने ये कहा था कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का रहा है। ये कांग्रेस का और शरद पवार का और इनका तो रहा ही है,
मैं ये कह रहा था कि जी। आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में, या आरएसएस की पत्रिका विवेक ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा है, वो अजीत पवार के साथ अलायंस को लेकर विरोध प्रकट किया है, शिंदे के साथ नहीं किया है। और मैं ये कह रहा था कि इस पूरे गेम में महाराष्ट्र में जो बेनिफिशियरी रहेगा वो शिंदे गुट रहेगा, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट जो है इन लोगों के गठबंधन में भाजपा से बेहतर रहा। ये मैं कह रहा था। शरद पवार की पार्टी का तो रहा ही है कि और कांग्रेस का भी रहा है। देखिए, राहुल गांधी से निपटना है सरकार को, और राहुल गांधी के होते हुए बहुत दिक्कतें सरकार को महसूस हो रही है। तो हम आपस में भी चर्चा कर सकते हैं कि निपटने का क्या तरीका हो सकता है। जी। दो तरीके हो सकते हैं। या तो डेमोक्रेटिक तरीका हो सकता है कि आप चुनाव के जरिए राहुल गांधी का मुकाबला करें, और या ये हो सकता है कि गैर डेमोक्रेटिक हो सकता है, कि मतलब जो प्रजातांत्रिक नहीं हो। प्रजातांत्रिक तरीका जो नहीं हो, उसमें जो तरीका है जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में के दौरान अभी ट्रंप साहब ने कहा है अमेरिकी जनता से, वो ये कहा है उन्होंने, ट्रंप ने, कि आप सिर्फ मुझे इस बार वोट दे दीजिए, आपको अगली बार वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन्होंने कहा है, ओपनली कहा है, और इसको लेकर काफी अमेरिका में चर्चा। अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी में ये निहित है कि अगली बार चुनाव ही नहीं होंगे। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिल जाता तो चुनाव नहीं होते, ऐसा लोगों का कहना है। संविधान में परिवर्तन हो जाता, कई चीजें हो जाती। राहुल गांधी ने क्या किया है राजीव जी, बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है। राहुल गांधी डेमोक्रेटिकली लड़ना चाहते हैं सरकार से, और सरकार कहती है कि आप डेमोक्रेटिकली मत लड़िए हमसे, तो आप दूसरे तरीके से लड़िए और हम आपको दूसरे तरीके से आपके साथ व्यवहार करेंगे। ये जो तरीका है, ये वही तरीका है जो ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, जो डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी के साथ किया गया था, कि उनको सूरत की अदालतें, दो अदालतें थी वहां की, फिर गुजरात हाई कोर्ट, फिर अंत में उनको रिलीफ मिली कहां से, सुप्रीम कोर्ट से। पूरी योजना राहुल गांधी को जेल में भेजने की थी, उनको डिस्क्वालीफाई करना, मकान खाली करवाना, मेंटली टॉर्चर करना उनके खिलाफ। अभी क्या हुआ, सुल्तानपुर का जो पूरा मामला है डिफेमेशन का, वो क्या है, या असम में इतने मुकदमे हैं, वो क्या है, वो तमाम जो मुद्दे हैं, भिवंडी का मामला क्या है, ये सब ये है कि राहुल गांधी इनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। और वो स्थिति ये हो गई है कि देश की स्थिति कि राहुल गांधी को अगर एक खरोच प्राकृतिक तरीके से भी आ जाए तो लोग उसमें 100 तरह की बातें करने लगेंगे कि इसके पीछे षड्यंत्र है। तो राहुल गांधी के प्रति लोगों का जो यकीन है, जैसा ये रविकांत जी बता रहे थे, कि वो जिस तरह के सिंबल बन गए हैं, उसमें सरकार उनको रास्ते से कैसे हटाए। अब उसका यही तरीका हो सकता है जो मोदी जी ने कहा है, कई बार कहा है, कि ये हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में जमानत पर है। जो उन्होंने कहा, उन्होंने दो चीजें कही कि हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में जमानत है, पहली चीज उन्होंने कही। और दूसरी ये कही कि सरकार ने या मैंने एजेंसियों को खुली छूट दे दी है कि करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस होगा। अब आप इन दोनों चीजों को मिलाकर जो राहुल गांधी का ट्वीट है उसको पढ़िए कि ईडी की जो कार्रवाई है, अगर वो होते होते रुक गई उनके ट्वीट के कारण, या वो ट्वीट नहीं होता और कार्रवाई हो जाती, तो फिर उसके क्या परिणाम होते हैं। क्योंकि इस समय
हमारे यहाँ के घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नज़र है। मतलब अगर आप देखें कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई कि उनसे चुनाव पूरा का पूरा जीता हुआ छीन लिया गया। तो अभी लेटेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, आज का वेनेजुएला का जो चुनाव है, वहां जो विपक्ष ने जीता उसको हारा हुआ घोषित कर दिया गया विपक्ष को, और अमेरिका और यूरोप के तमाम देश जो हैं वो विपक्ष के साथ खड़े हुए। ये जो पूरी स्थिति है जो चल रही है कि विपक्ष को उसकी जीत का हकदार नहीं बनने देना, तो इसलिए राहुल गांधी की जो लड़ाई है या विपक्ष की जो लड़ाई है वो थोड़ी मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है कि राहुल को जो सूत्रधार के रूप में है इस समय पूरे के पूरे विपक्ष को एक साथ मॉरल बूस्टिंग के लिए, आपने देखा ना कि किस तरह से अखिलेश यादव खड़े हुए उनके बचाव में जी। आप इतने गुस्से में अखिलेश को कभी नहीं देखा होगा कि आपने पूछ कैसे लिया कि इनकी जात क्या है। ये जो चल रहा है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी के ट्वीट में 99% सच्चाई है। उनके साथ सहानुभूति का फैक्टर अब सरकार के क्षेत्रों में भी बढ़ गया है, और कोई भी अगर कार्रवाई इस तरह की होगी राहुल के खिलाफ या विपक्ष के किसी बड़े नेता के खिलाफ, तो उसका पूर्व सूचना सरकार ही देगी, सरकार के जरिए ही प्राप्त होगी। और ये सरकार के लिए चुनौती सबसे बड़ी है कि अब सरकार के अंदर उसका विरोध शुरू हो गया है। मतलब पार्टी में भी शुरू हो गया है, पार्टी के अंदर भी, और नौकरशाही में भी शुरू हो गया है, जांच एजेंसियों में भी शुरू हो गया है। आप जो देख रहे हैं वसुंधरा का आज का भाषण जी, हाँ, राजस्थान का आप भाषण सुनिए जो उन्होंने वहाँ नए प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी के मदन लाल राठौर, उनके उसमें जो उन्होंने भाषण दिया। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, जगह जगह जो चल रहा है संघर्ष बीजेपी में, और जो ब्यूरोक्रेसी है कि रात को 1:52 पर या 50 मिनट पर राहुल गांधी को सोते से जगाकर, मतलब सोते से जगाने की हिम्मत तो किसी बड़े आदमी की हो सकती है। किसी आदमी ने फोन किया, बहुत बड़े आदमी ने, और उन्होंने अटेंड करने वाले को अपने जब नाम बताया तो राहुल गांधी को उठ के वो फोन एक्सेप्ट करना पड़ा या मैसेज एक्सेप्ट कर। आप सोचिए ना कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी ने सूचना नहीं दी है, तो वो कौन है? मतलब कोई ईडी का कोई साधारण अधिकारी नहीं हो सकता कि उसके फोन पर राहुल गांधी उठ जाएंगे। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचें कि रात को 1:30 बजे जब राहुल गांधी सो रहे होंगे या 2 बजे, उनको जगाने की हिम्मत किसकी हो सकती है? वो फोन या सूचना कितने फिल्टर से होकर राहुल गांधी के पास पहुंची होगी, और फिर उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई होगी, ट्वीट बना होगा, गया होगा। हमको उसमें सोचना चाहिए कि ये एक बड़े मंथन के बाद, एक बड़ी सोच के बाद वो ट्वीट निकला है। इसका मतलब ये कि जो सूचना आई है वो किसी बड़े सोच से आई है, और उसके कारण सरकार हिली हुई है कि अगर विपक्ष के सबसे बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई अगर एक्सपोज हो सकती है, तो फिर सरकार में या सरकार की एजेंसियों में कुछ भी चीज अब गोपनीय नहीं रही। तो ये जो चल रहा है, आप इसको इस तरह से देखिए कि राहुल गांधी को लेकर चिंता का जो दायरा है वो कितना व्यापक है। आप इस तरह से सोचिए कि अगर उनको कुछ हो जाता है या गिरफ्तार होते हैं या ईडी की छापा पड़ता है, तो अब ये 2022 वाली बात नहीं बची कि ईडी दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को बुला के 20-20 घंटे 22-22 घंटे पूछताछ करे। 2 साल में पूरा का पूरा मामला बदल गया है। 7 सितंबर 2022 जब राहुल गांधी ने
कन्याकुमारी से पहला कदम आगे बढ़ाया और अभी 7 सितंबर आना बाकी है 2024 का। जी। इन 2 सालों ने पूरे देश की तकदीर बदल दी है। तो इसलिए आपका जो सवाल है कि ट्वीट को लेकर, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसको नागरिक जब सोचेंगे तब पाएंगे कि ये बहुत छोटी चीज नहीं है जी। ये एक जैसे कहते हैं ना कि कोई क्रांति हो रही थी, कोई कू हो रहा था और उसको समय रहते एवर्ट कर दिया गया, ये उस तरह की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं गर साहब, क्योंकि ये जो ट्वीट है इसके बहुत मायने हैं और ये ट्वीट साधारण ट्वीट नहीं है। और उसमें भी रात को 1:52 पर अगर राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं, वायनाड में हैं और वहाँ वो ट्वीट करते हैं वहाँ से, तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है और इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई तूफान आने वाला है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो लैंड एरिया में मतलब आ रहा हो, उसको समुद्री एरिया में डाल दिया गया हो, भेज दिया गया हो, बिल्कुल उसी ढंग से है। और ये तूफान के आने से पहले उसके डायरेक्शन को चेंज कर देना, और ये काम अगर सरकार के अंदर बैठा हुआ कोई आदमी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी आज की तारीख में उतने बड़े हो चुके हैं जो सत्ता पक्ष के लिए भी और वहां बैठे हुए कुछ ऐसे लोगों के लिए, यानी उनके राहुल गांधी के शुभ चिंतक अब सत्ता पक्ष में हैं, यह माना जा सकता है। और इसलिए अब सत्ता पक्ष को और भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कई विभीषण जयचंद अब बन चुके हैं। तो खैर, ये इन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता था मैं, लेकिन फिर भी चलिए, ये सब भी अच्छे लोग ही रहे होंगे। विभीषण तो खैर अच्छे थे ही, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसे उपमाओं से तुलना करना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत ही शानदार चर्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ हो रही थी और आप लोग इसमें अपनी बात रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और